नमस्कार, मैं सर्वजीत मीना। हम बात कर रहे थे सामाजिक अनुसंधान की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस अर्थात प्राकल्पना या उपकल्पना की। अनुसंधान करने से पूर्व कोई भी अनुसंधानकर्ता उस समस्या के बारे में पूर्वानुमान अवश्य लगाता है। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना कहलाती है। प्राकल्पना को हम परिकल्पना या उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति की समस्या को लेकर अध्ययन करना चाहेंगे तो इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। हमारा यह कथन ही हमारे अध्ययन विषय की प्राकल्पना कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है, क्या हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं। यह काम चलाऊ पूर्वानुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी यह उपकल्पना या प्राकल्पना सही सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हमारा उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता है, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उसे अनिश्चय के अंधकार में भटकने से रोकना है। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए कोहेन तथा नागेल लिखते हैं, किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्राकल्पना कहा जाता है। गुडे और हट ने भी लिखा है कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं सिद्धांत के क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। प्राकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान को आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्राकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यह सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। अब हम प्राकल्पना की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे
कि प्राकल्पना क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। तो विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। हम बारी बारी से उनकी परिभाषाओं को जानेंगे और इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। जैसे वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है कि प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें। ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। ऐसे गुडे एम हट ने लिखा है कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। इसी तरह पीवी यंग लिखते हैं कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। ऐसे ही लुंडबर्ग के अनुसार एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, अर्थात एक हमारा पूर्वानुमान है जिसकी हमें सत्यता सिद्ध करनी है। इसी तरह बोगार्डस लिखते हैं कि एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। पीटर एच मन के शब्दों में प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। एम एच गोपाल लिखते हैं कि यह ज्ञात व प्राप्त तथ्यों के सामान्य अवलोकन पर आधारित एक कार्यकारिणी अस्थायी उपचार अथवा हल होती है जो कि कुछ विशेष घटनाओं को समझने व अन्य खोज में मार्गदर्शन के लिए अपनाई जाती है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। तो हम यह मान सकते हैं कि प्राकल्पना या उपकल्पना एक हमारा विचार है, पूर्वानुमान है। हम उस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, उन विचारों को, उन पूर्वानुमानों को हम प्राकल्पना कहते हैं और उनका हमें वास्तविकता जानने का प्रयास किया जाता है कि वास्तव में वही सही है या इसके अन्य कारण रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी प्राकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो प्राकल्पना केवल ख्याली पुलाव या मीठे सपने नहीं होने चाहिए, वरन ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। एक अच्छी और उपयोगी उपकल्पना के लिए हमें जो गुण और विशेषताएं देखी जाती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला है स्पष्टता। प्राकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से और दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों
कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है। दूसरा है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पना में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। आदर्शात्मक प्रकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उनका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। इसके अलावा उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध न हो। इसके अलावा सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए। गुडे एवं हट्ट लिखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतः लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए, अर्थात पूर्व सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जानी चाहिए। इसके अलावा है सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। पीवी यंग कहते हैं कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वे लिखते हैं कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विशेषताओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उत्तरा कहा गया है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी हो सकती हैं। धन्यवाद।